अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने बात की थी कि इंशाल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम में हार्ट के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हार्ट का पेन, जिसे एंजाइना कहते हैं, या हार्ट अटैक होना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती हैं अगर इसको वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे ट्रीट ना किया जाए। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या अद्वियात हैं, किस तरीके से लेनी चाहिए। अद्वियात बहुत सारे ऐसे भी हमें सुनने में आता है कि अपने तौर पे तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर फैसल अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो हैं वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं और इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से ही पहले हम इस सवाल से स्टार्ट लेते हैं कि डॉक्टर साहब, एंजाइना की जब हम बात करते हैं, जिसे दिल का दर्द कहते हैं, अमूमन इसकी क्या वजूहात होती हैं कॉमनली? सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ भाई कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो। जी जी प्लीज़। डॉक्टर अता को मैं कई सालों से जानता हूँ, लेकिन वैसे के वैसे ही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ज़रा सी भी एजिंग नहीं हुई। जो सवाल ज़रा फिर से रिपीट कर दीजिए। एंजाइना की अगर हम बात करते हैं कि एंजाइना जो पेन है, ये इसकी वजूहात क्या होती हैं, और यंग एज में भी अब ये क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली देखने में आ रहा है। देखिए, एंजाइना का जो लुग़वी मतलब है वो है दर्द। जी। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है चेस्ट पेन। तो ये टिपिकली होती है जो शरेआनें सप्लाई कर रही होती हैं खून दिल के पट्ठों को, अगर वो सिकुड़ जाएं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और मुख्तलिफ़ चीज़ें जमना शुरू हो जाएं, तो खून की गर्दिश कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सही तरह नहीं पहुंच पाती दिल के पट्ठों को। तो जो दर्द महसूस होती है उसकी वजह से उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है डॉक्टर साहब कि हम इसे मिस डायग्नोस कर जाते हैं घर में। जब कभी पेन हो जाए तो आम दर्द में, जिसमें मैदे में जलन हो सकती है या मैदे की नाली में जलन होने की सूरत में, अमूमन लोग मिक्स कर जाते हैं और घरेलू टोटकों पे लग जाते हैं फ़ौरी तौर पे। क्या कोई ऐसी ख़ास अलामत है जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि नहीं, ये हार्ट का पेन है, इसको फ़ौरी तौर पर दिखाना चाहिए? देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कभी भी अनलेस के वो अनस्टेबल हो जाए, वो कभी भी बैठे बैठे नहीं होता। ठीक है। एक्सर्शन पे होता है, एक्सरसाइज पे होता है, या किसी इमोशनल स्टेट में होता है। अगर आप गुस्से में हो या दिल की धड़कन तेज़ हो जाए किसी और वजह से, और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जब आराम करते हैं तो ये बेहतर हो जाता है। ये बग़ैर कुछ किए भी हो सकता है, लेकिन वो फिर अनस्टेबल एंजाइना की कैटेगरी, वो हार्ट अटैक, एक्यूट यानी जिससे मुस्तकिल तौर पे दर्द रह रहा हो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जी जी, ज़रा सी एक्सर्शन के ऊपर। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब एंजाइना अगर हो गया है, डॉक्टर्स को दिखाया भी, जाके कार्डियोलॉजी यूनिट में गए और जाके दिखा दिया, डॉक्टर्स की तरफ से ये एडवाइस होती है कि जी एंजियोग्राफी की जाए। अमूमन तौर पे जब ईसीजी में चेंजेस आ रही होती हैं, कोई इस्केमिक चेंजेस, अमूमन लोग हेसिटेंट होते हैं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा हेसिटेंट हैं कि एंजियोग्राफी करवाई जाए या नहीं। ये किस हद तक ज़रूरी है, ये आप नाज़रीन को ज़रूर प्लीज़ बताएं। देखिए, एंजियोग्राफी जो है उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। एंजियोग्राफी जो है वो फौरी तौर पे उनमें की जाती है जो कि अनस्टेबल मरीज़ होते हैं। या तो उनको एंजाइना बैठे बैठे हो रहा हो, या तो उनको छोटा हार्ट अटैक हुआ हो, जिसे हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, या उनको बाकायदा एक हार्ट अटैक हो रहा हो जो कि ईसीजी पर डायग्नोज हो। ठीक है। जो स्टेबल एंजाइना है, यानी कि ऐसा एंजाइना जो प्रिडिक्टेबल है कि जी 100 कदम चलने पे हो रहा है या 1 मील चलने पे हो रहा है, उसमें अमूमन एंजियोग्राफी नहीं की जाती। ठीक है। हम स्ट्रेटिफाई करते हैं रिस्क को। जो हाई रिस्क होते हैं उनको हम जल्दी एंजियोग्राफी का कहते हैं। जो लो रिस्क होते हैं उनको शुरू में सिर्फ दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। एंजियोग्राफी की नौबत काफ़ी आगे आती है। अच्छा, यानी कुछ परसेंटेज अगर ब्लॉक है भी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एंजाइना उसी सूरत में हो रहा है कि कहीं ब्लॉकिंग है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में मतलब टाइम फैक्टर होता है कि आप थोड़ा सा टाइम गेन कर सकते हैं कि इसको देखिए, आप ऐसे समझें जैसे जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं शरेआनों के अंदर, उनको आप समझें जैसे सीमेंट है। ठीक है। ठीक है। अब आप जब सीमेंट जो है, जब वो नया होता है, कच्चा होता है, कीचड़ की तरह होता है, आसानी से दब सकता है, आसानी से गिर सकता है, लेकिन जब वो पक्का हो जाता है तो बिल्कुल पत्थर की मानंद हो जाता है। तो जो डिपॉजिट्स हैं शरेआनों के अंदर, अगर वो पक्के हैं और सॉलिड हैं, तो वो हार्ट अटैक नहीं करते, वो एंजाइना कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं करते। जब वो डिपॉजिट फट जाएं, फ़र्ज़ कीजिए,
ठीक है। वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाए तो फिर हार्ट अटैक होता फिर हार्ट अटैक हो सकता है। इस सूरत में फिर जल्दी करनी पड़ती है। अच्छा, हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं, इसको एंजाइना से किस तरह डिफरेंशिएट किया जाए? मतलब अगर फर्स्ट टाइम किसी को एंजाइना हो रहा हो और फर्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, तो इन दोनों में कोई सिम्टम्स में डिफरेंशिएशन होता है? देखिए, एक तो शिद्दत में फ़र्क होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में। जी जी। एंजाइना की शिद्दत कम होती है, हार्ट अटैक की दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक की दर्द जो है वो कुछ मिनट बाद ख़त्म नहीं हो जाती या मध्यम नहीं हो जाती। हार्ट अटैक जो है जब तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट ना कर ले तो उसकी दर्द होती रहती है। ओके। एंजाइना जो है वो आराम करने से बेहतर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, या एंजिसिड जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है गोली, उससे बेहतर हो जाता है। यानी कि एंजाइना रिवर्सिबल चीज़ है। हार्ट अटैक जो है वो फिर एक तरह से इरिवर्सिबल चीज़ है, जब तक कि जिस शरेआन की वजह से हो रहा है उसे खोला ना जाए। अच्छा, अमूमन जिनमें ब्लड प्रेशर देखा जाता है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनमें चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं कि एंजाइना या हार्ट अटैक की तरह? जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर जो 5 बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट शरेआनों के ब्लॉकेज के, उनमें से एक है। जो 5 हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रेमेच्योर हार्ट डिजीज़, तंबाकू, चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो, चाहे वो पान या किसी और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी जो चर्बी का जमना है हाँ शरीरों जी, में। एक कोलेस्ट्रॉल कॉलर की डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जफर। जी जी, जफर साहब क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था तो मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल था 187, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड था 146, ठीक है। और HDL है 39 और LDL है 119। ठीक। तो डॉक्टर साहब, मुझे इसमें दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं? अच्छा डॉक्टर फैसल, आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? जी, आपको हाई ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होता, लेकिन शुगर जो है मेरी नॉर्मल रहती है, 200 तक रहती है। ठीक है। और नाश्ते के 2 घंटे के बाद, और सुबह 90, 95, 100 तक होती है। देखिए, अगर आपको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो LDL 119 पे आपको बिल्कुल भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका LDL जो है वो 190 से ज़्यादा होता तो फिर हम आपको सजेस्ट करते कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई लें। आपको कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी HDL जो है वो मज़ीद बेहतर अगर हो, क्योंकि 39 जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं, मार्जिनल है। 45 से ऊपर हो तो बेहतर है। ये किसी परहेज़ या किसी ग़िज़ा की तब्दीली से सही नहीं होगी, ये वर्जिश से होगी। आप अगर अपनी वर्जिश बढ़ा लें तो HDL मज़ीद बेहतर हो सकता है। डॉक्टर फैसल, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि HDL के लिए अमूमन लोगों का ये होता है फ़िश खाएं और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? माजिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने कोई हार्ट आया तो नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह, लेकिन स्मोकिंग और शुगर है मुझे। जी जी। तो थोड़ा सा सांस चढ़ता है। कितनी उम्र है आपकी माजिद साहब? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 54 है उम्र है। जी जी। और लोपरीन वगैरह मैं खा लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर से नहीं पूछा। डॉक्टर फैसल, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आप पूछते इसका कोई टेस्ट वगैरह होता है जो इब्तदाई कोई स्क्रीनिंग करने बनता है? थोड़ी सी आपकी आवाज़ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। बिल्कुल सही है। तो आप हाँ या ना में ही जवाब दे दीजिएगा। आपको शुगर नहीं है? शुगर है। शुगर है, अच्छा। और आपने कहा कि आप तंबाकू नोशी भी करते हैं? जी जी जी। अच्छा जी। तो अभी कंप्लेन आपको क्या है? मैं ये सांस थोड़ा चढ़ता है मुझे। ठीक हो गया जी डॉक्टर, आप बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर फैसल जी, आप क्या देखिए, सांस फूलना भी जो है उसमें कुछ और मज़ीद सवाल पूछे जाते हैं कि कितना चलने से फूल रहा है, ताकि आप क्वांटिफाई कर सकें। सांस हल्की फुल्की एक्टिविटी से फूल रहा हो, जैसे नहाते हुए या कपड़े पहनते हुए, तो उसको हम काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री समझते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से इनको इवेलुएट करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और क्योंकि सिगरेट नोशी है जी, तो ज़रूरी नहीं कि दिल की वजह से सांस फूल रहा हो, लंग्स की वजह से भी हो सकता है।
ठीक है। जहाँ पे इतने इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं और एज भी 50 से ऊपर है, तो कंप्लीट इवैल्यूएशन करा बिल्कुल, लेना आप कंप्लीट वो बेहतर है। कार्डियोलॉजिस्ट को प्रॉपरली दिखाएं, डॉक्टर चेकअप करवाएं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, क्या पूछना चाहेंगे? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, फैज मोहम्मद। मेरी बच्ची है ना 2 साल की, जी जी। तो उसका मैंने ऑपरेशन कराया था, तकरीबन 6 महीने की थी। तो अभी उसकी कांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मुसलसल कांसी, और मैंने हर किस्म की वो कांसी का शरबत इस्तेमाल किया है। क्या चीज़ का ऑपरेशन आपने करवाया था? तो ऑपरेशन कराया था, दिल में सुराख था ना, उसका ऑपरेशन कराया था। थोड़ी दिल सी में सुराख का तो नहीं? ठीक है ठीक है पूछ ठीक है। लीजिए। ठीक है। जी तो अभी जी। उसकी कांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मुसलसल कांसी कांसी, ठीक नहीं तकरीबन ऑपरेशन का भी साल हो गया, लेकिन ठीक नहीं हो रही। जी डॉक्टर फैसल। बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इस एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं दिल के, वो दिल में जो सुराख होते हैं, ASD या VSD क्लोजर, उनके होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल 6 महीने से 2 साल के जो बच्चे हैं, उनका इलाज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करता है। लेकिन खांसी अगर हो रही है तो शायद फेफड़ों में पानी ना आ रहा हो बच्ची के, तो बजाय सिरप्स देने के, कॉफ सिरप्स, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सिर्फ ये इसको खांसी ना समझें, दिल की कमज़ोरी की वजह से भी फेफड़ों में पानी भर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की, यानी जो हार्ट अटैक प्रॉपर हो जाना, तो ऐसी सूरत में एंजियोग्राफी भी की जाती है और फिर रिकमेंड किया जाता है कि स्टेंट्स डलवाए जाएँ या बाईपास सर्जरी के लिए, ये दो। अमूमन ये होता है कि यहाँ पर लोग क्योंकि सेकंड ओपिनियन के चक्कर में टाइम बहुत निकाल देते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेकेंड ओपिनियन लेना तो हक है हर मरीज़ का, और ये बल्कि मैं इनकरेज भी करता हूँ, अच्छी चीज़ है ये। लेकिन जहाँ पे इमरजेंसी हो, जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, तो हार्ट अटैक जब शुरू होता है उसके 90 मिनट के अंदर अंदर अगर शरेआन खुल जाए जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप समझिए मिनिमल डैमेज होती है हार्ट को। ठीक है। तो इमरजेंसी जहाँ पे है वहाँ पे सेकंड ओपिनियन लेना, वहाँ डिले करना मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह हो सकता है। ये जो इमरजेंसी प्रोसीजर है इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं जी। ये कुछ जगहों पे फ्री भी हो रही है पाकिस्तान में। यानी एंजियोग्राफी की उसी वक्त फाइंडिंग उसी नजर आई वक्त और उसी वक्त शरेआन नज़र आई कि बंद है, तो और स्टेंट उसी वक्त वो खुल गई। अच्छा, ऐसी सूरत में स्टेंट डालते हैं या बाईपास सर्जरी भी की जाती है? ये डिपेंड करता है। अमूमन तो एंजियोप्लास्टी होती है और उसमें तकरीबन 98% केसेस में स्टेंट लगता है। स्टैंड लगता है। कभी डॉक्टर ऐसे भी साहब, होता सॉरी है आपको कि- मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सर वालेकुम सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सलीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा सांस जो है ना वो फूलता है चलने से। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 35। 35 एज है, यंग एज है। ब्लड प्रेशर या शुगर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सर ब्लड प्रेशर मेरा लो होता है और शुगर वगैरह नहीं है। लो एज सच कोई ब्लड प्रेशर वैसे बज़ाहिर नहीं कहलाता। डॉक्टर फैसल, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर सिर्फ सांस फूल रहा है, सांस फूलना एंजाइना की अलामत अमूमन या तो एल्डरली जो कि 75 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा होते हैं वो, या फिर जिनको डायबिटीज़ बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। अगर 35 साल के शख्स का सिर्फ सांस फूल रहा है और कोई सीने में दर्द या दबाव नहीं हो रहा, तो ये बहुत अनलाइकली है कि एंजाइना हो। इसकी कोई और वजह हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, मुख्तलिफ और चीज़ें हो सकती हैं। स्मोकिंग भी अगर एलिमेंट है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? और अहमद बोल रहा हूँ कनगुर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, ये है कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है 250 होता है, आम कोलेस्ट्रॉल 250 कोलेस्ट्रॉल आपने बताया जी। जी हाँ। और मुझे ये समझ HDL कितना होना चाहिए, HDL कितना होना चाहिए? आपके पास रिपोर्ट है HDL LDL की, या सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल कराया आपने?
अच्छा, मैंने मेरा तो 6 महीने पहले परसों था, तो 6 महीने से पहले लेप्रोस्पाइक किया था। अभी तो अब मुझे नहीं है, देखो हाल में मैंने किया था। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज़रा मुख्तसर है, डॉक्टर फैसल मैं चाहूँगा कि आप एक मुख्तसर सा इनको ब्रीफ दे दें। देखिए 250 अमूमन ज़्यादा समझी जाती है, लेकिन आजकल सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं कराते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते जी हैं। जी तो कुछ नंबर्स हैं, याद रख लीजिए। देखिए एलडीएल जो है, अगर दिल का मर्ज़ नहीं है तो 190 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 150 से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आप दवाइयों पे हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं, बाईपास, तो आपकी 70 से कम होनी चाहिए। यानी डॉक्टर साहब इसका मकसद ये हुआ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर सा है, यानी कि इनको कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ अगर लिमिट्स में हैं तो मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है सच, जब अनलेस एंड अनटिल कोई डॉक्टर अगर उनको एडवाइस ना करे। बिल्कुल। डॉक्टर फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी आपको प्रोग्राम से बुलाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम चाहेंगे डिस्कस करना। प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने की बात। अल्लाह हाफ़िज़।